681 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि देश में कुल मामलों की संख्या अब 21,393 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के मामलों की स्थिति इस प्रकार है। ग्राफिक्स के जरिए आप जानने की कोशिश कीजिए। अब तक कुल मामले 21,393 हो गए हैं। इसमें एक्टिव केस की बात करें 16,454 एक्टिव केस हैं। दुखद बात, मौतें 681 लोगों को जान गंवानी पड़ी, लेकिन एक राहत की बात, 4,258 लोग इस दौरान कोरोना की जंग को जीत भी चुके हैं। देश में सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं, जहां अब तक कुल 5,652 मामले सामने आए, जबकि 269 लोग महाराष्ट्र में जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 1,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। बुधवार शाम 5 बजे तक देश में 20,471 मामले थे, जबकि 652 लोगों की मौत हुई थी। यानी तब से अब तक कुल 1,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं और 30 से अधिक मौत इस महामारी की वजह से देश में हो चुकी हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक करीब 4,258 लोग इस महामारी से लड़कर ठीक होकर डिस्चार्ज हुए घर जा चुके हैं। आपको यहाँ बता दें कि पिछले कुछ दिनों से देश में टेस्टिंग की रफ्तार में भी तेजी आई है और यही कारण है कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर चीन से मंगवाई गई रैपिड टेस्टिंग किट में कुछ शिकायतों के आने के बाद ICMR ने उनके उपयोग पर रोक लगा दी है। और तलब है कि देश में कोरोना वायरस के कहर के कारण लॉकडाउन लगा है। ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। इसके पहले आगे की रणनीति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इसमें लॉकडाउन को किस तरह खोलना है, इस पर एक रणनीति बन सकती है। यानी 3 मई के बाद हालात क्या होंगे, देश क्या फैसला लेगा, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। और उधर पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 26,37,314 हो गई है। वहीं कोरोना से मामलों में मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से उछाल आ रहा है। दुनिया भर में कोरोना ने 1,83,820 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं अब तक कोरोना से पूरे विश्व में 7,15,191 लोग ठीक हुए हैं। और ज्यादा गंभीर स्थिति अमेरिका में देखने को मिल रही है, जहां पर अमेरिका में कोरोना के मरीजों की संख्या 8,48,994 पर पहुंच गई है, करीब 8.5 लाख। वहीं कोरोना अमेरिका में 47,676 लोगों की जान ले चुका है। अमेरिका का न्यूयॉर्क राज्य इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 2,62,268 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं न्यूयॉर्क में कोरोना के कारण करीब 20,354 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। और अब इसके बाद बात करते हैं अगर स्पेन की, तो स्पेन में 2,08,389 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और यहां अब तक 21,717 लोग इसके चलते जान से हाथ धो बैठे हैं। स्पेन में 85,915 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। स्पेन में 1,07,57 एक्टिव केस हैं। तो ये तस्वीर पूरी देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए हमारे देश के अलावा विश्व में क्या हालत है। अमेरिका की बात करें, ठीक यहाँ 47,681 दिख रहा होगा मामला जिन्होंने जान गंवाई है। ठीक यहाँ अब आप देख पा रहे हैं स्पेन, जहां पर 21,717 लोगों ने जान गंवाई है। और अगर ठीक यहाँ जाते हैं चीन, 4,632 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। नीचे देखिए इटली की बात करें, करीब 25,085 लोग जान गंवा चुके हैं। यहाँ पर ईरान की बात करें 5,391 लोग जान गंवा चुके हैं। और साउथ कोरिया करीब 240, जापान 299 लोग जान गंवा चुके हैं। तो ये भारत के अलावा पूरे विश्व का वो आंकड़ा है जहां पर तमाम देश इस बीमारी से ग्रसित हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर लोग शिकार ज्यादा हुए हैं। भारत ने प्रगति लॉकडाउन के चलते एक बेहतरीन तरीके से की है, लेकिन हमारे यहाँ भी करीब 21,000 लोग
यहाँ पर इस मामले में यानी कोरोना के प्रभावित हो चुके हैं। देश में जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कोरोना की तादाद भी बढ़ी है और इस बीच 2 राज्यों में रैपिड टेस्टिंग भी शुरू की गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये रैपिड टेस्टिंग है क्या। तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि रैपिड टेस्टिंग है क्या। उंगली से खून की बूंद निकाली जाती है, किट में खून डालकर एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। किट में छोटा सा खून का एक बूंद, एक हिस्सा डालकर रैपिड टेस्ट किया जाता है। शरीर में कोई वायरस इन्फेक्शन है तो मामला पॉजिटिव आता है। हालांकि कोरोना के इन्फेक्शन के लिए आगे भी टेस्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट जो है वो एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद होती है। और एंटीबॉडी क्यों डेवलप होती है? क्योंकि हमारा शरीर खुद इन एंटीबॉडी को जनरेट करता है किसी भी बीमारी के आने पर। तो अगर ये एंटीबॉडी आगे आती है तो यानी पता चलता है हम कोरोना से प्रभावित है। वहीं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि अब तक देश में किसके पास, किस राज्य के पास कितने किट हैं। तो ये जानिए यहाँ पर अब तक देश में करीब 5.5 लाख किट तमाम राज्यों में लाखों रैपिड टेस्ट किट बांटी जा चुकी हैं। दिल्ली को 42,000 किट दी गई है। राजस्थान के पास करीब 10,000 किट हैं। उत्तर प्रदेश को 8,500 रैपिड टेस्टिंग किट दी गई है। पंजाब और गुजरात की बात करें तो 10,100 और 24,000 किट यहाँ पर भेजी गई हैं। तो कमोबेश उन जगहों पर जिन राज्यों में मामले ज्यादा तेजी से आ रहे हैं या जहां पर इसको संभालने की ज्यादा जरूरत है, रैपिड टेस्ट किट वहां पर ज्यादा दी गई है। लेकिन अब बात करें दिल्ली में मीडिया कर्मियों की, क्योंकि मुंबई में करीब 53 मीडिया कर्मी संक्रमित पाए गए। दिल्ली में मीडिया कर्मियों को कोरोना की जांच कराने के लिए कहा गया है, जिसको मानते हुए इंडिया न्यूज के 3 संवाददाता पुलकित नागर, ऐश्वर्या जैन और आशीष सिन्हा अपना कोरोना टेस्ट कराने गए। देखिए कोरोना की जांच से पहले उनकी रिपोर्ट। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में दिल्ली दूसरा ऐसा बड़ा राज्य है जहां लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम कोरोना का कैरियर नहीं बनेंगे, आपको कोरोना के बारे में जानकारी देते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोरोना हमारे जरिए फैल सके। तो आप तस्वीरें देख लीजिए। आप दिल्ली सरकार तमाम पत्रकारों का कोविड-19 का टेस्ट कराने वाली है, तो उसमें आज हमारी टीम भी जाएगी और इस कोविड-19 टेस्ट के बाद में साफ होगी स्थिति कि क्या दिल्ली में हालात है। क्योंकि खतरा ये है कि दिल्ली सरकार ने रैंडमली बहुत सारे टेस्ट कराए जिसमें 186 लोग पॉजिटिव आए, लेकिन बड़ी बात ये कि उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। ये ज्यादा बड़ा खतरा है। अब हमें भी कोई सिम्टम्स नहीं है, ना बुखार है, ना खांसी है, ना जुकाम है, लेकिन अब ये जरूरी हो जाता है ये जानना कि क्या हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोरोना हमारे जरिए किसी और तक पहुंच रहा हो। तो आज तमाम लोगों का टेस्ट होगा। ब्यूरो चीफ हमारे साथ है। सर, बड़ी दिक्कत है दिल्ली में और टेस्ट होना जरूरी हो गया। देखिए पुलकित, जिस तरह से लगातार यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, खतरा काफी बड़ा है और ऐसी स्थिति में हम लोग काफी सुरक्षा बरत रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है कि आप जितना सुरक्षा बरत सकें कवर करते हुए आप जो भी खबर पर जाते हैं, लेकिन आप अपनी सुरक्षा खुद ध्यान रखिए, एसओपीज का पालन कीजिए और हम लोग खुद एसओपीज का पालन करते हैं। अभी हम लोग जब लाइव देते हैं आजकल तो थोड़ा तरीका बदल दिया है। अब दूरी कैमरा पर्सन से भी रहती है, उससे भी रहती है जिससे बात कर रहे हैं और उससे भी रहती है जिसके इंटरव्यू करने गए। तो ऐश्वर्या, बहुत टफ हो गई है, जिंदगी एकदम बदल गई है। बिल्कुल, कोरोना को कवर करते करते एक दूसरी तरीके की जर्नलिज्म भी हमने सीखी है। लेकिन जिस तरीके से हॉटस्पॉट्स की बात करी, नोएडा के कई इलाकों में गए जहां पर हॉटस्पॉट जोन बनाया गया है, उन इलाकों में जहां पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उन इलाकों को कवर करने के लिए एक अलग तरीके से एसओपीज थे और उनका पूरे तरीके से हम एज ए रिपोर्टर हम लोगों ने उसका पालन किया। जो निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए थे और जो निर्देश हेल्थ ऑफिशियल द्वारा दिए गए थे, खासतौर पर मीडिया कर्मियों को, क्योंकि हम ऐसे इलाकों में भी गए जहां पर पॉजिटिव जो पेशेंट थे और उसके अलावा सस्पेक्ट जो पेशेंट थे वो दोनों थे और वहां पर सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत थी। और ये खतरा जब ज्यादा बढ़ जाता है, जब आपको ये पता ही नहीं कि सामने वाले में कोई सिम्टम्स दिख ही नहीं रहे, सामने वाले में ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, तो खतरा और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, कई ऐसे जो केसेस अभी रिसेंटली आए हैं जिसमें सिम्टम्स बिल्कुल भी नहीं थे और फिर भी पॉजिटिव करार दिया गया। आज ये केसेस की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है। मुंबई के अंदर आपने देखा जो जर्नलिस्ट लोग लगातार
जो कोरोना को कवर कर रहे थे उसमें से ज्यादातर जर्नलिस्ट ऐसे ही थे जो जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं थे और वो पॉजिटिव करार दिए गए। ये खतरा बहुत बड़ा है और इसी की वजह से आज टेस्टिंग कराना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। चलिए, हम अपनी अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पहले जैसे यूनिट जाती थी तो एक ही गाड़ी में 3-3, 4-4 लोग होते थे, लेकिन अब अलग अलग इंतजाम किए जाते हैं। जो ड्राइवर होगा वो भी मास्क लगाकर चलेगा। तो इस तरीके से जिंदगी में बदलाव आया है और कोशिश पूरी तरीके से ये है कि आप कोरोना की खबरें तो सुने हमारे जरिए, पर ये ना सुने कि हमने कोरोना को फैला हमारी वजह से फैला या हम उसके कैरियर बन गए। ये हमारी हमेशा से कोशिश रहती है और यही वजह है कि जब दिल्ली सरकार ने कहा कि टेस्ट कराएंगे तो हम लोगों ने पहल करते हुए दिल्ली सरकार के आदेशानुसार तमाम लोग टेस्ट करा रहे ताकि किसी भी तरीके से संक्रमण ना फैले। कोरोना से जंग के बीच एक बड़ी और अच्छी खबर भी मिली है। कोरोना को हराने के लिए उम्मीद की नई किरण दिखी है। इस किरण का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। इस थेरेपी ने दिल्ली में कमाल कर दिया। दावा है कि जो मरीज वेंटिलेटर पर था वो इस थेरेपी के जरिए ठीक हो गया। देश में यह पहला मामला है जब प्लाज्मा थेरेपी से मरीज को ठीक किया गया है। ठीक हुए मरीज की उम्र 49 वर्ष है। उसके परिवार में सभी 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव था। ये मरीज 4 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुआ था। 8 अप्रैल को इसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद इसे वेंटिलेटर पर रखा गया और 2 दिन पहले ही इसका प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया गया। रिजल्ट सकारात्मक आया और सकारात्मक आने पर कोरोना संक्रमित मरीज का वेंटिलेटर आज हटा लिया गया और अब दावा किया जा रहा है कि वो कोरोना से पूरी तरह से ठीक है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर है। कोरोना की जंग में सच में ये बहुत ही कारगर कदम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और कैसे काम करती है। आप इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए, आप समझ जाएंगे कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या। दरअसल जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई वायरस आता है तो ये बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाने लगती है, यानी एंटीबॉडीज से ही वायरस का संक्रमण खत्म होता है। इसके बाद जो व्यक्ति ठीक हो चुका है उसका खून ऐसे लोगों के काम आता है जो वायरस संक्रमित हैं, यानी जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो गया उसके खून से प्लाज्मा की एंटीबॉडीज निकालकर कोरोना संक्रमित के शरीर में डाली जाती हैं और इसके बाद गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की टेस्टिंग की जाती है। सार्स की बात करें, इबोला की बात करें, H1N1 की बात करें, प्लाज्मा तकनीक यहाँ पर असरदार रही थी और बहुत सारे मरीज इससे ठीक हुए थे। और अब इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने की एक योजना तैयार कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर प्लाज्मा थेरेपी पर काम चल रहा है। इसके अलावा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भी इस पर काम शुरू कर दिया गया है। और आपने इस तमाम ग्राफिक्स के जरिए तो जान लिया कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से बताते हैं कि जो प्लाज्मा का डोनर है उसका प्लाज्मा डोनेशन आखिर कैसे होगा। तो यहाँ पर खास बात यह है कि पहले डोनर का ब्लड मशीन में लिया जाता है, उसके बाद डोनर के ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है और फिर ब्लड को वापस डोनर के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद संक्रमित के शरीर में डोनर के प्लाज्मा को चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में 60 से 90 मिनट का समय लगता है, मतलब करीब 1.5 घंटे का समय माना जा सकता है और इस प्रक्रिया में डोनर को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन इस दौरान डोनर एक बेहतरीन तरीके से कई लोगों को ठीक करने का कारण बनता है। प्लाज्मा थेरेपी आखिर क्या है और कैसे प्लाज्मा का डोनेशन होता है ये सब तो आपने जान लिया। अब आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्लाज्मा का होता क्या है। प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा खून का 55% हिस्सा होता है, यानी हमारे शरीर में जो खून है उसका 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है। रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसके लिए तरल पदार्थ होता है वो, और खून के साथ रहकर यही प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाता है। वो एंटीबॉडीज जो लड़ती हैं वायरस से, कीटाणुओं से, बीमारी के कारकों से, वहीं साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। चलिए एक बार फिर वो दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जान लें कि प्लाज्मा होता क्या है, आखिर कहां से आता है। तो देखिए यहाँ पर खून का 55% हिस्सा होता है ये प्लाज्मा। हमारे शरीर में खून मौजूद होता है। रेड और व्हाइट ब्लड सेल, 2 तरह की ब्लड सेल होती है हमारे खून में।
इसके लिए एक तरल पदार्थ का काम करता है और इसका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज बनाने का मतलब वो शरीर में तत्व, वो चीजें, या इसको हमारा शरीर का सैनिक जानने की प्लाज्मा होता क्या है, आखिर कहां से आता है। तो देखिए यहाँ पर खून का 55% हिस्सा होता है ये प्लाज्मा। हमारे शरीर में खून मौजूद होता है, रेड और व्हाइट ब्लड सेल, दो तरह की ब्लड सेल होती है हमारे खून में। इसके लिए एक तरल पदार्थ का काम करता है और इसका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज बनाने का मतलब वो शरीर में तत्व, वो चीजें, या इसको हमारा शरीर का सैनिक भी कह सकते हैं, ये वायरस से लड़ती हैं और इसके चलते प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ जाती है तो आदमी किसी भी तरह के वायरस का मुकाबला करने में सक्षम हो जाता है। देश भर में कोरोना वॉरियर्स पर हमला आम बात है, लेकिन ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के मालेगांव में देखने को मिला। तस्वीरें देखिए और जानिए कि जहां सैकड़ों लोग लॉकडाउन को तोड़कर सड़क पर ही उतर गए। यहाँ के मौलाना आपको बता दिए जाएंगे, अभी दिन से आप 5 मिनट के अंदर यहाँ से चले जाए। चलो भाई, यहाँ से लेडीज को रास्ता दे दिया जाए हमारे आने का। जाएंगे यहाँ के मौलाना आपको बता दिए जाएंगे, अभी दिन से आप। अब दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन लोगों को समझाए तो समझाए कौन और समझाए कैसे। पुलिस ने जाने के लिए कहा तो उन्हें दौड़ा दिया गया। और पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ लॉकडाउन से परेशान लोग पुल पर इकट्ठा होने लगे। ये परेशानी किस बात की है ये भी नहीं समझ में आता। पुलिस लगातार समझा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह जब पुलिस ने उन्हें जाने के लिए कहा तो नहीं माने और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को ही दौड़ा लिया। यहाँ बताएं आपको कि महाराष्ट्र में मामले सबसे ज्यादा हैं, 5000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं महाराष्ट्र में। मुंबई सबसे खतरनाक स्तर पर है, लेकिन मालेगांव में तो शायद ये भीड़ समझने को तैयार नहीं कि ये अपनी भी जान खतरे में डाल रही है और अपने साथ साथ तमाम मालेगांव निवासियों की जान को भी खतरा पैदा कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर से कोरोना चेन पर यह जो बहुत बड़ी खबर सामने आई, इसमें मृत शख्स से परिवार और गली मोहल्ले के लोग तक संक्रमित हो गए। लतीफ भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कई लोगों को कोरोना दे गए। इस मामले में जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी राशिद हाशमी। आगे बढ़ते हुए नागपुर से सामने आई है महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कोरोना चेन। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 68 साल के अब्दुल लतीफ की 5 अप्रैल को मौत हुई थी। अब्दुल लतीफ कोरोना पॉजिटिव थे। इस की बड़ी खबर, अब्दुल लतीफ से परिवार में 22 लोग हैं, 22 लोगों को कोरोना हो गया, 22 में से 18 लोग संक्रमित हो गए। अब्दुल लतीफ के सबसे बड़े भाई भाभी, इन्हें सबसे पहले कोरोना हुआ। बाद में अब्दुल लतीफ की 3 बेटियों को भी कोरोना हो गया। अब्दुल लतीफ के रिश्तेदार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इस तरह से ये नागपुर में बहुत बड़ी कोरोना चेन है। अब्दुल लतीफ जिनकी मौत हो गई, टीबी के मरीज थे, अब्दुल लतीफ की मौत हो गई, लेकिन पहले भाई भाभी के जरिए, बेटी के जरिए, बेटे के जरिए, उनके बाकी परिवारों के जरिए 22 में से 18 लोगों को कोरोना हो गया। अब ग्राफिक्स के जरिए आप देखें कि कोरोना चेन नागपुर की क्या कहती है। अब आप देखें यहाँ ग्राफिक्स गिराएं ताकि हम समझा पाए कि नागपुर की कोरोना चेन आखिरकार अब्दुल लतीफ की क्या कहती है। देखें आप, सबसे पहले अब्दुल लतीफ हैं, इनके जरिए 55 लोगों को कुल कोरोना हुआ। इन 55 के जरिए 100 को कोरोना हुआ, लेकिन 55 से पहले शुरुआत हुई 22 की। ये 22 कौन है, एक एक करके हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। नागपुर की ये कोरोना चेन है। अब्दुल लतीफ नाम का शख्स, ये वो शख्स है जिसे टीबी हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस का मरीज था। इसके जरिए बेटा, 3 बेटी, दूसरी बहू, यानी ये वाले जो बक्से आपको नजर आ रहे हैं ना, बेटा, पहली बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी और दूसरी बहू, इन्हें पहले कोरोना हुआ। आगे क्या हुआ देखें आप, बेटे की बीवी यानी अब्दुल लतीफ की बहू, उन्हें भी हो गया कोरोना। बेटे की बेटी यानी पोती अब्दुल लतीफ की, उससे भी हो गया कोरोना। बहू का भाई और उसकी पत्नी, उन्हें भी हो गया कोरोना। यानी सबसे ऊपर एक कोरोना चेन चली। फिर उसके बाद छोटी एक बेटी है, पहली बेटी के जरिए आगे तो नहीं पहुंचा, लेकिन बेटे के जरिए ये चेन पहुंची है। और उसके बाद दूसरी बेटी वाली नीचे की चेन आप देखें, और नीचे की चेन आप देखेंगे, अगर दूसरी बेटी के जरिए दामाद को कोरोना हुआ। दामाद के जरिए अब्दुल लतीफ की 2 नातिन और 1 नाती को भी कोरोना हो गया। परिवार के 22 लोग संक्रमित हो गए। तीसरी बेटी पर आप आ जाइए, 2 पोता, 1 पोती, 1 और नातिन, इन्हें भी कोरोना हो गया। अब्दुल लतीफ के खानदान के ये लोग हैं। तीसरी बेटी और उसके बाद दूसरी बहू और फिर उसके बाद पत्नी का जो भाई है उसे भी हुआ।
दूसरी बेटी के 3 बेटे, उसे भी हुआ। हालांकि बहुत कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप ये समझें कि हम ये पूरी जो कोरोना चेन आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अब्दुल लतीफ नाम का शख्स, इसे टीबी हुआ था। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने क्या कहा है आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन 22 परिवार वाले पहले संक्रमित हुए और संक्रमित होने के बाद ये चेन परिवार में 22 लोगों तक पहुंची। अब ग्राफिक्स नंबर 2 के जरिए हम दिखाते हैं कि मोहल्ले में कहां पर ये कोरोना चेन पहुंची है। नागपुर के दूसरे ग्राफिक भी एक बार पीसीआर के सहयोगियों से मेरी गुजारिश है कि यहां पर डाले जाएं। देखिए अब आप अब्दुल लतीफ के जरिए मोहल्ले में काम करने वाला एक हार्डवेयर वाला, हार्डवेयर के परिवार के 10 लोग संक्रमित, मोहल्ले में काम करने वाला डिस्पेंसरी वाला, डिस्पेंसरी के परिवार में 1 संक्रमित, किराने वाला 4 संक्रमित, मेडिकल स्टोर के जरिए 2 संक्रमित। यानी अब्दुल लतीफ के जरिए ये मोहल्ले के लोग संक्रमित हुए, यानी घर, परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ला। अब अगला आइए विशाल, एक बार अपने सुपर कैरियर कौन कौन से हैं अब आप ये देखें। कुल मिला जुला करके हमने टोटल सैंपलिंग आपको बताई है, पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं और रिजल्ट क्या है ये आपको बताएं। परिवार और रिश्तेदार में कुल अभी तक 42 पॉजिटिव पा लिए गए हैं, कोरोना के ये सुपर कैरियर हैं। दूसरे कॉन्टैक्ट के जरिए भी कोरोना के सुपर कैरियर में 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिला जुला करके 44 लोग पॉजिटिव इस तरीके के हैं, यानी ये नागपुर के सुपर कैरियर। लेकिन हाँ, नागपुर के म्यूनिसिपल कमिश्नर ने क्या बताया है, तुकाराम, देखें आप। इसको टीबी था तो एक हाई रिस्क पेशेंट था, तो इमीडिएटली हम लोगों ने उनकी जो फैमिली है जहाँ रहते थे वहाँ पे क्वारंटाइन करने के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए जाने के बाद पहले तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, हम 2 ही लोग बेटा बेटे रहते हैं, बाकी कोई नहीं है। यहाँ से चालू हुआ तो अब तक वहाँ उनके फैमिली के साथ मतलब उनके 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, वैसे उनके 3 भाई 2 बहनें हैं। ऐसा मिला कि उनका बहुत बड़ा परिवार है और उनके नेबरहुड और वो जो उनके कांटेक्ट में आए थे, ऐसे हमने 200 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। अब स्वाब लेने के बाद उसके स्वाब के रिजल्ट आने लगे हैं, तो उसमें अब तक ये जो डेड पर्सन है, more than 50 persons have been found positive by this person's contact. This is quite scary. And had we not quarantined them, institutional quarantine हम उनको न करते, तो ये 50 लोग और हर एक व्यक्ति 400 लोगों को कांटेक्ट कर पाता। हालांकि अभी इनसे कॉपरेशन नहीं मिल रहा है कि ये पूरी तरह से मालूमात नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये केस से रिलेटेड हमने एक FIR भी की है। जैसे कि आपने बोला कि इसका क्या ट्रैवल हिस्ट्री कुछ रखा था, ये आदमी का जो डेथ हुआ है उसका तो ट्रैवल हिस्ट्री किसी ने बताया नहीं था, ही वॉज सीनियर सिटीजन। बट जैसे हम उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते गए तो राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को यहाँ पर देने का है, और जानकारी जरूरी भी है उन दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं, तमाम देशवासियों के लिए भी। छोटा सा ब्रेक हो गया है, मेरी रिपोर्ट मेरी बात में जल्द मेरी रिपोर्ट मेरी बात में बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बावजूद इसके दिल्ली में भी सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कैसे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ रहा है, बता रहे संवाददाता सव्यसाची। आजादपुर मंडी में भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि आजादपुर मंडी 24 घंटे खुली रहेगी, जिसके तहत भीड़ को कंट्रोल करने में 3 तरह के कोरोना पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इसकी जान पहचान की है। यहाँ पर कोरोना ए, ये चमगादड़ और पेंगोलिन वाले वायरस के समान है। कोरोना ए में बदलाव से कोरोना बी पैदा हुआ और कोरोना बी में बदलाव से कोरोना सी पैदा हुआ, लेकिन ये तीनों रूप ही खतरनाक हैं कोरोना से बचने की जद्दोजहद में, क्योंकि कोरोना जिस तरह से संक्रमण कर रहा है उस लिहाज से इसके तीनों रूप ही खतरनाक हैं। लेकिन जो तमाम जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक ये कि यहाँ पर प्रिकॉशन या सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। रूप कोई भी हो, हमारी सावधानी हमारा बचाव है। वहीं सरकार की चिंता महाराष्ट्र और गुजरात तो बढ़ा ही रहे हैं। देश के 4 ऐसे मेट्रो शहर हैं जहां कोरोना का रिकवरी रेट, मतलब कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर काफी कम है। जी हां,
मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद और जयपुर की बात कर लेते हैं। इन महानगरों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर कम और मरने की दर अधिक है और ये केंद्र सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात कर रहे हैं, 8% यहाँ पर आ रही है। इंदौर चलते हैं मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा करीब 1000 के करीब आंकड़े अकेले मध्य प्रदेश में इंदौर से हैं। यहाँ पर 8% लोगों के मरने की दर है। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद 10% है और मुंबई, यहाँ पर मुंबई करीब 13% पहुंच जाता है। यानी मुंबई सबसे खतरनाक है, अहमदाबाद, इंदौर और जयपुर की बात करें और चारों शहर करीब ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं, अच्छी खासी जनसंख्या है और यहाँ पर अगर इस तरह का मामला, इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, गंभीरता और चिंता का विषय दोनों ही हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं देश भर की, जहां पर कई इलाके कोरोना फ्री भी घोषित किए गए हैं। वहां के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। से उत्तर प्रदेश के करीब 10 जिले जो हैं वो कोरोना मुक्त हो गए हैं। उसमें एक प्रयागराज भी है जहां एक पेशेंट पॉजिटिव मिला था, लेकिन उसका इलाज हुआ और बाद में उसकी जो रिपोर्ट्स आई वो निगेटिव हो गई। यानी कि इस समय जो है वो प्रयागराज पूरी तरीके से कोरोना मुक्त है, लेकिन उसके बावजूद जो सशर्त छूट दी गई है उसमें थोड़ी सी छूट जरूर मिली है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन लगातार कड़ाई किए हुए है और अनायास किसी को घूमने नहीं दे। आप देख सकते हैं कि हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी बेवजह निकलकर घरों से अपने सड़कों पर न टहले और प्रशासन लगातार जो है वो इस बात का ध्यान दे रही है। जिधर भी आप इस चौराहे पर नजर डालेंगे हर तरफ आपको बैरिकेडिंग है ताकि कोई भी अनावश्यक जो है वो घरों से निकलकर सड़कों पर ना आए और जो है वो लॉकडाउन का पालन करे। फिलहाल प्रयागराज के लिए राहत और खुशी की बात है कि प्रयागराज कोरोना फ्री हो चुका है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज से एक बेहतरीन खबर सामने आती हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जिले कोरोना के हॉटस्पॉट है, जिसमें से एक बरेली भी है, लेकिन पिछले कई दिनों से बरेली में कोरोना का एक भी मामला नहीं मिलने से प्रशासन ने इसे कोरोना फ्री जिला घोषित कर दिया है। देखिए संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। अब बरेली को मुक्त घोषित कर दिया गया है। शासन द्वारा आज औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है कि बरेली कोरोना से मुक्त हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि बरेली में कोरोना से संक्रमित 6 मरीजों को मिलने के बाद प्रशासन ने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया और पूरी तरह से रणनीति बनाई कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी कमी किसी भी तरह से जनता को ना होने दी जाए। इसके लिए 1968 ठेलों की व्यवस्था की गई, जिससे सब्जी और फल डोर टू डोर लोगों के घरों तक पहुंचाए गए। इसके अलावा शासन द्वारा हॉटस्पॉट की नीति घोषित करने से पहले ही बरेली में जो सुभाष नगर का एरिया था वो 1 किलोमीटर तक बफर जोन बना दिया गया था। वहाँ पर किसी भी तरह की लोगों की आने जाने की गतिविधि जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई थी और उसके अलावा वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो लगातार जारी था। पूरी तरह से प्रशासन ने कमर कस ली थी कि अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो उसका सामना किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि आप बरेली में कोरोना से पॉजिटिव कोई मरीज नहीं है, लेकिन जो बरेली की सीमा से सटे हुए जिले हैं शाहजहांपुर, बदायूं और रामपुर, इन जिलों में अभी भी कोरोना का प्रकोप पूरी तरह से है, लिहाजा खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। बरेली के पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। एक भी मामला नहीं सामने आने से प्रयागराज और बरेली से बेहतरीन खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और ये उम्मीद जताती हैं कि हम कोरोना को हरा कर दम लेंगे। लेकिन अगर कोरोना को हराने की बात है तो यहाँ पर दवाई और वैक्सीन की भी जरूरत है। यहाँ खास बात यह कि वैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल का पहला स्टेज 2 से 10 लोग इसमें शामिल हुए हैं। इंसान के लिए कितना सुरक्षित है टेस्ट, एक इंसान के लिए कितनी मात्रा प्रभावी है, ये तमाम चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रायल का दूसरा स्टेज जब आता है 100 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। ये टेस्ट इंसान पर वैक्सीन के अलग अलग असर को परखता है। और ट्रायल के तीसरे स्टेज की अगर बात करें तो 100 से ज्यादा इसमें लोग शामिल होते हैं और वैक्सीन के असर के साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी यहाँ पर जांचा जाता है। ये तमाम स्टेज जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक बात साफ हो जाती है कि अब ये वैक्सीन तमाम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए, हर एक के लिए अब इस्तेमाल करने लायक हो गई है। मेरी रिपोर्ट, मेरी बात में आपने तमाम बातें जानी, लेकिन जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें। 3
तीन तरह के कोरोना पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इसकी जान पहचान की है। यहाँ पर कोरोना ए ये चमगादड़ और पेंगोलिन वाले वायरस के समान है। कोरोना ए में बदलाव से कोरोना बी पैदा हुआ और कोरोना बी में बदलाव से कोरोना सी पैदा हुआ। लेकिन ये तीनों रूप ही खतरनाक हैं कोरोना से बचने की जद्दोजहद में, क्योंकि कोरोना जिस तरह से संक्रमण कर रहा है उस लिहाज से इसके तीनों रूप ही खतरनाक हैं। लेकिन जो तमाम जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक ये कि यहाँ पर प्रिकॉशन या सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। रूप कोई भी हो, हमारी सावधानी हमारा बचाव है। वहीं सरकार की चिंता महाराष्ट्र और गुजरात तो बढ़ा ही रहे हैं। देश के 4 ऐसे मेट्रो शहर हैं जहां कोरोना का रिकवरी रेट, मतलब कोरोना के मरीजों की ठीक होने की दर काफी कम है। जी हां, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद और जयपुर की बात कर लेते हैं। इन महानगरों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर कम और मरने की दर अधिक है और ये केंद्र सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात कर रहे हैं, 8% यहाँ पर आ रही है। इंदौर चलते हैं मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा करीब 1000 के करीब आंकड़े अकेले मध्य प्रदेश में इंदौर से हैं। यहाँ पर 8% लोगों के मरने की दर है। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद 10% है और मुंबई, यहाँ पर मुंबई करीब 13% पहुंच जाता है। यानी मुंबई सबसे खतरनाक है। अहमदाबाद, इंदौर और जयपुर की बात करें और चारों शहर करीब ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्राउडेड हैं, अच्छी खासी जनसंख्या है और यहाँ पर अगर इस तरह का मामला, इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, गंभीरता और चिंता का विषय दोनों ही हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं देश भर की, जहां पर कई इलाके कोरोना फ्री भी घोषित किए गए हैं। वहां के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। से उत्तर प्रदेश के करीब 10 जिले जो हैं वो कोरोना मुक्त हो गए हैं। उसमें एक प्रयागराज भी है जहां एक पेशेंट पॉजिटिव मिला था, लेकिन उसका इलाज हुआ और बाद में उसकी जो रिपोर्ट्स आई वो निगेटिव हो गई। यानी कि इस समय जो है वो प्रयागराज पूरी तरीके से कोरोना मुक्त है। लेकिन उसके बावजूद जो सशर्त छूट दी गई है उसमें थोड़ी सी छूट जरूर मिली है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन लगातार कड़ाई किए हुए है और अनायास किसी को घूमने नहीं दे। आप देख सकते हैं कि हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी बेवजह निकलकर घरों से अपने सड़कों पर न टहले और प्रशासन लगातार जो है वो इस बात का ध्यान दे रही है। जिधर भी आप इस चौराहे पर नजर डालेंगे हर तरफ आपको बैरिकेडिंग है ताकि कोई भी अनावश्यक जो है वो घरों से निकलकर सड़कों पर ना आए और जो है वो लॉकडाउन का पालन करे। फिलहाल प्रयागराज के लिए राहत और खुशी की बात है कि प्रयागराज कोरोना फ्री हो चुका है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज से एक बेहतरीन खबर सामने आती हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जिले कोरोना के हॉटस्पॉट है, जिसमें से एक बरेली भी है। लेकिन पिछले कई दिनों से बरेली में कोरोना का एक भी मामला नहीं मिलने से प्रशासन ने इसे कोरोना फ्री जिला घोषित कर दिया है। देखिए संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। अब बरेली को मुक्त घोषित कर दिया गया है। शासन द्वारा आज औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है कि बरेली कोरोना से मुक्त हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि बरेली में कोरोना से संक्रमित 6 मरीजों को मिलने के बाद प्रशासन ने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया और पूरी तरह से रणनीति बनाई कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी कमी किसी भी तरह से जनता को ना होने दी जाए। इसके लिए 1968 ठेलों की व्यवस्था की गई, जिससे सब्जी और फल डोर टू डोर लोगों के घरों तक पहुंचाए गए। इसके अलावा शासन द्वारा हॉटस्पॉट की नीति घोषित करने से पहले ही बरेली में जो सुभाष नगर का एरिया था वो 1 किलोमीटर तक बफर जोन बना दिया गया था। वहाँ पर किसी भी तरह की लोगों की आने जाने की गतिविधि जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई थी और उसके अलावा वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो लगातार जारी था। पूरी तरह से प्रशासन ने कमर कस ली थी कि अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो उसका सामना किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि आप बरेली में कोरोना से पॉजिटिव कोई मरीज नहीं है, लेकिन जो बरेली की सीमा से सटे हुए जिले हैं शाहजहांपुर, बदायूं और रामपुर, इन जिलों में अभी भी कोरोना का प्रकोप पूरी तरह से है। लिहाजा खतरा अभी पूरी तरह से चला नहीं है। अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। एक भी मामला नहीं सामने आने से प्रयागराज और बरेली से बेहतरीन खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और ये उम्मीद जताती हैं कि हम कोरोना को हरा कर दम लेंगे। लेकिन अगर कोरोना को हराने की बात है तो यहाँ पर दवाई और वैक्सीन की भी जरूरत है। यहाँ खास बात यह है कि वैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल का पहला स्टेज
2 से 10 लोग इसमें शामिल हुए हैं। इंसान के लिए कितना सुरक्षित है टेस्ट, एक इंसान के लिए कितनी मात्रा प्रभावी है, ये तमाम चीजें आप यहां पर देख रहे हैं। ट्रायल का दूसरा स्टेज जब आता है 100 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। ये टेस्ट इंसान पर वैक्सीन के अलग अलग असर को परखता है। और ट्रायल के तीसरे स्टेज की अगर बात करें तो 100 से ज्यादा इसमें लोग शामिल होते हैं और वैक्सीन के असर के साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी यहां पर जांचा जाता है। ये तमाम स्टेज जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक बात साफ हो जाती है कि अब ये वैक्सीन तमाम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए, हर एक के लिए अब इस्तेमाल करने लायक हो गई है। मेरी रिपोर्ट, मेरी बात में आपने तमाम बातें जानी, लेकिन जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें।